ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं हूं तौफीक। देखिए, इससे पहले हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज के साथ ये सिद्ध कर दिया कि ये अपरमाणविक कण जो निरावेशित होता है, जिस पर कोई आवेश होता ही नहीं है, ये किस तरह से किसी तत्व की परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, परमाणु संख्या का मतलब उसकी जो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से है। मैं इस चीज यही तुमसे बता रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज तो पहले से ही हो चुकी थी। जब हमने स्टार्टिंग में 19वीं शताब्दी के अंत में हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु उपस्थित दो का मौजूद होते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग तरह से परिभाषित किया था। परंतु जब नील्स बोर की परिकल्पना से यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु का आकार इस प्रकार का होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से यादृच्छिक रूप से निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन निश्चित कक्षाओं को ऊर्जा स्तरीय कोष या विविक्त कक्षा कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का भरना भी हमने देखा है। बोर-बरी के नियमानुसार इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र द्वारा भरी जाती है, जो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 हमने भरी। अब उसके साथ हमने फिर तुमने देखा था कि इसके अलावा हमने न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में, जब अपरमाणविक कण जिस पर कोई आवेश मौजूद नहीं था के बारे में बता दिया। अब उसके बाद हमने फिर संयोजकता पढ़ी। अब संयोजकता के बाद अगला हमारा बिंदु है परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या क्या है? देखिए, मैं तुम्हें उस दिन से ही बता रहा था, परमाणु संख्या कह लो, परमाणु क्रमांक कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। यानी परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ा था कि जो तत्व जिस क्रम पर मौजूद होता है उसकी परमाणु संख्या को बतलाता है। जैसे हाइड्रोजन 1 तो इसका परमाणु संख्या 1 है, लिथियम इसका मतलब 3, कार्बन इसका मतलब 6। यानी जो आवर्त सारणी में जिस क्रम पर व्यवस्थित है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? आपको याद रखना है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। अगर किसी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या है, यानी प्रोटॉनों की संख्या इस बात का निर्धारण करती है कि इसकी परमाणु संख्या इतनी है, तो आपको परमाणु संख्या की क्या परिभाषा लिखनी है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। और उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो 1, लेकिन अब क्योंकि परमाणु संख्या को हम Z से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करना निरूपित करना एक ही मतलब है, इससे Z से इसको व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में कैसे लिखेंगे इसमें Z=1। इसी प्रकार मैं बात करूं कार्बन की। देखिए, कार्बन जो है हमारी आवर्त सारणी में 6 नंबर पर है, तो इसको कैसे लिखूंगा? Z6। यानी परमाणु संख्या को हम Z से निरूपित करते हैं, तो इसका मतलब जो आवर्त सारणी में जितने नंबर पर है तो उसकी परमाणु संख्या को बतलाता है। यानी परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है, इसे Z से व्यक्त करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। दैट्स ऑल। अब अगला है द्रव्यमान संख्या। देखिए, द्रव्यमान संख्या के बारे में भी आपको ये बात पता है पहले से कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या के द्रव्यमान को, देखिए मैं यहां नीचे लिख रहा हूं द्रव्यमान संख्या। अगला बिंदु है द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए, द्रव्यमान संख्या के बारे में वैसे हमने पढ़ा है कि अगर हम क्या काम करें, परमाणु संख्या का 2 गुना कर दें, तो क्या वो परमाणु संख्या को अगर हम 2 गुना करें तो उसकी द्रव्यमान संख्या हो सकती है? अब ये चीज हमें परिभाषा से स्पष्ट होगा कि इस परमाणु संख्या को अगर हम दुगना कर दें, परमाणु संख्या से मतलब प्रोटॉनों की संख्या से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है हमने कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या काम करूं कि प्रोटॉनों की संख्या को 2 गुना कर दूं, तो क्या वो द्रव्यमान संख्या बन सकती है? नहीं, अभी पक्का नहीं है। इस बार इसकी परिभाषा को कंफर्म करते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? देखिए, हमने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में कि क्या पढ़ा था कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। किसी परमाणु के नाभिक में क्या पढ़ा था? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसका मतलब सही बात है
कि परमाणु संख्या को अगर हम दुगना कर दें तो द्रव्यमान संख्या बन जाती है। उदाहरण के लिए बात करते हैं कार्बन की। देखिए कार्बन के लिए हमने क्या लिखा था, कार्बन के लिए हमने परमाणु संख्या में Z = 6 लिखा था भाई, लिखा था कि नहीं लिखा था? अरे यही तो लिखा था भाई परमाणु संख्या में। अब हमने क्या पढ़ा है द्रव्यमान संख्या में? द्रव्यमान संख्या में पढ़ा है कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। भाई न्यूट्रॉन को, इसको तो Z से, और परमाणु संख्या में हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। हमने जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की खोज की थी तो उसमें हमें पता लग गया था कि न्यूट्रॉन जो एक निरावशित कण है जिस पर कोई आवेश मौजूद होता नहीं है, उस कण को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो इसमें n की संख्या भी 6 से कितनी हो गई? 12 यूनिट होगी ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि द्रव्यमान संख्या को हम किस तरह लिख सकते हैं, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या से पढ़ सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हम कार्बन का लिखें, और जो तुम्हें याद हो, जैसे बात करूं मैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी है? Z = 8। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8, 8 और 8 कितनी हो गई? 16। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का कितना होता है? 17.5 प्रोटॉन की संख्या, तो 17 दूनी 34 और 0.5 यानी 35 हो गई, लेकिन इसको 35.5 लिखते हैं। लेकिन ये अलग से नियम है क्या? अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, या जब उनके लिए तो उनका तो सीधा दुगना करना है। लेकिन अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या विषम में है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 19, 23, 27, जो विषम संख्या के रूप में उनका दुगना करते हैं, प्लस में इसमें 1 जोड़ते हैं, तब जाके इनकी द्रव्यमान संख्या निकल के आती है। तो अब आप समझ गए होंगे परमाणु संख्या क्या है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तो क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन 1 Z = 1, कार्बन C6 यानी Z6। द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन 6, अब उसमें न्यूट्रॉन 6 यानी Z6, N6 = 12। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का दुगना होता है 8 दूनी 16, इसमें Pb 8 = प्रोटॉन का मतलब 8 है, N = 8 है, 8 और 8 16। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या को द्रव्यमान संख्या कर। और भी बहुत सारे हमारे पास उदाहरण ऐसे हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनका लिखने का तरीका क्या है? देखिए याद रखना है कि आपको इनका लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें लिखना है तत्व का प्रतीक, प्रतीक का मतलब उसका सूत्र से है, ये है। अब इसको हम कैसे लिखें? एक साइड को ऊपर की तरफ तो द्रव्यमान संख्या लिखनी है, यहाँ तो क्या लिखना है? द्रव्यमान संख्या। इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। और यहाँ लिखनी है परमाणु संख्या, जिसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। अब इसको कैसे लिखें भाई? जैसे तत्व का प्रतीक C है, परमाणु क्रमांक उसका 6, तो यहाँ 12, इस तरह से। यहाँ नहीं दिख रहा हो उससे तो किस तरह लिखेंगे? लिखने का तरीका मैं और बता देता हूं तुम्हें। इस तरह से आप जैसे कार्बन को लिखोगे तो तत्व का प्रतीक क्या है? C, परमाणु संख्या उसकी 6, द्रव्यमान संख्या उसकी 12, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ये द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और देखिए अब है समस्थानिक। देखिए 2 शब्द हमने पढ़े हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक और संभारिक के दोनों एक दूसरे के उल्टे और विपरीत हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि समस्थानिक तो क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। मैं तुम्हें इन दोनों की परिभाषा बताऊंगा, समस्थानिक तो क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं। तो देखिए बता रहा हूं इसको मैं ना, बड़ा दिमाग खराब कर रहा।
अगला शब्द है समस्थानिक। ये समस्थानिक क्या होते हैं? देखिए वो तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान हो। परमाणु संख्या से मतलब पढ़ा है भी परमाणु संख्या, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या से मतलब अभी पढ़ा। तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक के बारे में याद रखना है कि वह तत्व जिनमें परमाणु संख्या तो जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। यार ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि परमाणु संख्या तो उनकी समान हो, द्रव्यमान संख्या उनकी अलग अलग हो, उनको हम समस्थानिक कह रहे हैं। कैसे पता लगे? यानी किसी तत्व का हम उसको समस्थानिक कब कहेंगे? जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। अब देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ये समझना है आपको, हाइड्रोजन का सूत्र H होता है, इसके 3 समस्थानिक हैं। उन तीनों समस्थानिकों को मैं यहां लिख रहा हूं, आप समझ रहे ध्यान से। इसके 3 समस्थानिक कौन कौन से हाइड्रोजन के? पहला समस्थानिक होता है प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का समस्थानिक इसलिए इसमें H1 भी नहीं आएगा। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम, ये भी हाइड्रोजन है। तीसरा होता है ड्यूटेरियम। तीसरा होता है टाइट्रियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अब देखिए ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक के तीनों हाइड्रोजन है लेकिन इनमें परमाणु संख्या तो इन तीनों की एक एक है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन पावर सारणी में पहले स्थान पर है, इसकी परमाणु संख्या तो एक ही होगी भाई। हाइड्रोजन एक ही नंबर पर तो है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, इसकी तो 1, इसकी 2 और इसकी 3। द्रव्यमान संख्या तुम देख रहे हो प्रोटियम की भी अलग है, ड्यूटेरियम की भी अलग है और टाइट्रियम की भी अलग है। इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, देखिए इसकी भी परमाणु संख्या, इसकी भी परमाणु संख्या, इसकी भी परमाणु, तीनों की परमाणु संख्या तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखिए समस्थानिक और अगर समझ में नहीं आया तो देखिए कैसे। हम जानते हैं हाइड्रोजन से क्या बनता है? जल बनता है। जल का सूत्र होता है H2O, लेकिन मैं इसकी जगह अगर प्रोटियम को जोड़ूं तो यही बनेगा। लेकिन अगर मैं ड्यूटेरियम को जोड़ूं भाई, प्रोटियम P, D और T, इनके अगर मैं संकेत लिखूं तो ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। मैं अगर इसको H की जगह D जोड़ दूं तो ये क्या बन गया? D2O। D2O क्या होता है? खारे पानी का सूत्र होता है, भारी जल का सूत्र होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक संख्या तो समान हो, परमाणु संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। इन तीनों में देख रहे हो ये भी हाइड्रोजन H होते हैं लेकिन इनमें जो परमाणु संख्या है 1 1 वो तो बिल्कुल समान है परंतु द्रव्यमान संख्या तुम देख रहे हो इसकी 1, इसकी 2, यानी द्रव्यमान संख्या लगभग अलग है, भिन्न है। और जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग और परमाणु संख्या, उन्हीं को तो हम समस्थानिक कहते हैं। मैं तुमके उदाहरण और बता रहा था, मैं क्या कह रहा हूं कि हाइड्रोजन बाई प्रोटियम को P से, ड्यूटेरियम को D से, ठीक है, और टाइट्रियम को T से मैं इनको व्यक्त करूं तो तुम देख रहे हो कि ड्यूटेरियम को संकेत D2 हो जाएगा। D2O क्या है? खारे पानी का सूत्र है, भारी जल का सूत्र है। परंतु अब इन चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक यदि और केवल यदि वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। इनमें तुम देख रहे हो कि तीनों में परमाणु संख्या तो 1 1 1 है परंतु द्रव्यमान संख्या 1 2 3 अलग अलग है। इसका अंत है समस्थानिक। ठीक है, दैट्स ऑल।